तो स्टूडेंट्स आज हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी और हेनरीज लॉ। वेपर प्रेशर लास्ट टॉपिक आप लोगों ने स्टडी किया था, उसके बाद के कुछ टॉपिक्स हैं, लेकिन उससे पहले आपको सॉल्युबिलिटी कंसेप्ट स्टडी करना पड़ेगा और सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड ही कंसेप्ट है आपका हेनरीज लॉ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। नाउ सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या हुआ, देखिए हम बेसिकली सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, किसी भी सब्सटेंस को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना सॉल्युबल कर सकते हैं टू मेक इट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि एक फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, सिंपल सी बात है, फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर एक पर्टिकुलर सॉल्यूट मैक्सिमम कितना आप डिसॉल्व कर सकते हो, दैट इज बेसिकली द सॉल्युबिलिटी। सो इन अदर वर्ड्स द maximum amount of solute ही लिखूंगा पुत्र मैं, बुक्स में सब्सटेंस भी लिखा हो सकता है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute in grams dissolved in particular solvent in liters to make saturated solution at particular या fixed temperature and pressure। तो ये खुद डेफिनेशन ही अपने आप में अपनी पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन देता है कि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को, कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को आप एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट का मतलब क्या होगा कि एक सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी अलग-अलग सॉल्वेंट्स में अलग-अलग होगी। दैट्स व्हाई आई यूज द वर्ड पर्टिकुलर सॉल्वेंट। सो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जिसको आप ग्राम्स में लेंगे, आप कितना डिसॉल्व कर सकते हैं इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट ऑफ unit volume to make the saturated solution at a fixed temperature and pressure। This is called solubility। तो इस हिसाब से solubility की जो यूनिट आती है, यूनिट ऑफ solubility हम कह सकते हैं it should be in terms of ग्राम पर लीटर, ग्राम्स पर लीटर, है ना, या फिर और कुछ मोल्स पर लीटर भी यूज कर सकते हैं इसको, क्योंकि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मोल में फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मास आपको पता है पर्टिकुलर गैस का या पर्टिकुलर सॉल्यूट का डिसॉल्व होगा, राइट। सिमिलरली देयर इज वन मोर टर्म जो बहुत कॉमनली यूज होती है, दैट इज मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन पर लीटर। तो इस तरीके से आपके पास जनरली यूनिट्स ऑफ सॉल्युबिलिटी आ जाती हैं, फिक्स्ड अमाउंट पर लीटर, फिक्स्ड मोल्स पर लीटर और फिक्स्ड मोल फ्रैक्शन पर लीटर विल हेल्प यू टू फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस और सॉल्यूट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन को किस में लेना है आपने, लीटर, ठीक है। और वो जो सॉल्यूशन होगा, सो देना यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, और वो सॉल्यूशन जो बनेगा वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब अब इसके अंदर और सॉल्यूट ऐड नहीं हो सकते, नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो अब हम स्टडी करते हैं यहीं पे कि सॉल्युबिलिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, डेफिनेशन में ही क्लियर कट हो रहा है किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, है ना। यही देखिए डेफिनेशन से ही क्लियर हो जाता है। सो मैं लिखता हूं सबसे पहले नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसका एग्जांपल हमने पहले भी स्टडी किया है, हम आज फिर देख लेते हैं। इसका जनरल रूल होता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी कि अगर सेम नेचर का सॉल्वेंट होगा
तो उसके अंदर सेम नेचर का सोल्यूट ज्यादा सॉल्युबल होगा। सो लाइक डिसॉल्व्स लाइक। एग्जांपल ले लीजिए, वाटर और NaCl, सपोज सोडियम क्लोराइड, बोथ आर पोलर इन नेचर, बोथ आर पोलर इन नेचर। अगर आप नॉन पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सोल्यूट का एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज आप ले लीजिए बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, कुछ भी है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड, लाइक ये सॉल्वेंट्स हैं, ठीक है। आप इनके अंदर अगर आप कोई नॉन पोलर डालोगे, सपोज बेंजीन में आप CCl4 डालोगे तो वो सॉल्युबल होगा, लेकिन अगर आप सोडियम क्लोराइड को या फिर किसी और पोलर सॉल्यूट को बेंजीन में डालोगे तो वो सॉल्युबल नहीं हो पाएगा। इट मींस नेचर ऑफ अ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बाय अ प्रिंसिपल लाइक डिसॉल्व लाइक विल अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूट, है ना। सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी फाइंड करेंगे ना उत्तर हम, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये दोबारा देख लीजिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि पर्टिकुलर सॉल्वेंट वर्ड यूज करना चाहिए कि अलग अलग सॉल्वेंट के अंदर सेम सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी भी डिफर करेगी। उसका एग्जांपल अभी आपको और देंगे। अब सेकंड जो फैक्टर है हम यहां से चेकआउट करते हैं, से टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर का इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी काफी डिटेल में है, बट अभी के लिए हम ये कहेंगे कि अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं और वो रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है जिसके अंदर हीट एनर्जी एब्सॉर्ब की जाती है, तो अगर वो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उसकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू लीच एटलर प्रिंसिपल विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द रिएक्शन फेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन, है ना। ऑन द अदर हैंड अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, यानी कि अगर हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है, तब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी रिवर्स हो जाएगी, यानी कि डिक्रीज हो जाएगी। रिवर्स वर्ड नहीं कहेंगे हम, डिक्रीज कहेंगे, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ये फैक्टर समझ में आ गया आपको? यस। अब जो थर्ड फैक्टर है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज प्रेशर। यहां पे लेता हूं, है ना, ये रब कर दिया। डेफिनेशन अभी लिखी रहने दो, इसको हेल्प लेंगे हम अगर हमें कुछ और समझना होगा। सो अवर थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज प्रेशर, और ये टर्म ही आज का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। तो प्रेशर के लिए मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि अगर आपका सॉल्यूट का नेचर सॉलिड या लिक्विड होगा, तब एट दैट टाइम तो प्रेशर का बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि हम लोग जो इफेक्ट स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे फॉर गैसियस सॉल्यूट। अब देखिए एक सिंपल सी बात है, अगर आप किसी सॉल्यूशन के ऊपर पर्टिकुलर गैस का प्रेशर इंक्रीज करोगे तो डेफिनेटली उसकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करेगी, बिकॉज आप वहां से प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हो, तो जिसकी वजह से वो गैस, जिस गैस का पार्शियल प्रेशर सॉल्यूशन के ऊपर अवेलेबल ज्यादा होगा, उस गैस की सॉल्युबिलिटी भी उस लिक्विड के अंदर ज्यादा होगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ? पहले दोबारा बता रहा हूं। सो इसका मतलब solubility of gas in a liquid, solubility of, लिखूं यहाँ पे, हाँ तो इजी रहेगा, तो solubility of gaseous solute in a liquid or in a solution is directly proportional to partial pressure of that gas over the solution या over the liquid, मैं solution वर्ड लूँ। ये इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए कि सॉल्युबिलिटी जो है उसको हम स्टडी करेंगे इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, तो यानी कि सॉल्युबिलिटी जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस in a liquid
is directly proportional to the partial pressure of that gas. Partial pressure of gas above the liquid. ये पॉइंट समझने वाला है पुत्र। यहाँ पे हम लोग बहुत गलती करते हैं और कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस ही कहा गया है, टोटल प्रेशर नहीं, टोटल प्रेशर नहीं। और इसी को हमारे साइंटिस्ट हेनरी सर ने एक लॉ की फॉर्म में हमें एक्सप्लेन किया था। उन्होंने लेकिन इसको रिवर्स में एक्सप्लेन किया। यहां से भी आप निकाल सकते हो, बुक्स फिर इसको उल्टा लिख देती हैं, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस अबव द लिक्विड। बट हेनरी सर ने हेनरीज लॉ में क्या कहा था, हेनरीज लॉ में क्या कहा था, दैट अब उल्टा है ना, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस above liquid is directly proportional to the mole fraction of gas in a liquid. इसका मतलब कि समझ लो एक बार, इसकी कंसेप्ट समझ लीजिए कि गैस का जितना पार्शियल प्रेशर ऊपर होगा, लिक्विड के सरफेस के ऊपर होगा, उतने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स लिक्विड के अंदर होंगे उस गैस के। ये तो सॉल्युबिलिटी बोल रहे हैं, इसी को तो सॉल्युबिलिटी बोल रहे हैं ना। द अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट टू मेक अ सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? तो यहां पे ये फिर ये पार्शियल प्रेशर है, इसको टोटल प्रेशर नहीं लेना। एक क्वेश्चन आया हुआ है आपके कंपटीशन में, उसके अंदर सिर्फ यही एक छोटा सा ट्रिक था कि अगर आपने टोटल प्रेशर ले लिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे पार्शियल प्रेशर should equal to something constant that is called KH into the mole fraction of gas। ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि हमें याद रहे कि कौन से मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन ऊपर वाले हैं या लिक्विड के अंदर वाले हैं। पार्शियल प्रेशर कहां पे है, गैस का above the liquid। ये आपको पॉइंट क्लियर हुआ पुत्र? यस। यही है आपका हेनरीज लॉ, जिसके बेस पे आपको नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स आते हैं। So again I am saying, by definition, the partial pressure of a gas above the liquid, partial pressure of gas above the liquid surface is equal to the Henry's constant। ये क्या है, ये भी अभी इंट्रोड्यूस करेंगे। is equal to Henry's constant into the mole fraction of that gas in the liquid। क्लियर हो गया पुत्र? क्लियर हो गया? अब मैं Henry's constant के लिए चलूं आगे। तो अब हमें डेफिनेटली क्या चाहिए, Henry's constant की वैल्यूज। तो हेनरीज कांस्टेंट जो है KH, पहले हम लिखते हैं इसको, ये क्या है, हेनरीज कांस्टेंट। कमाल की बात ये है कि ये जो हेनरी कांस्टेंट KH है, ये एक पर्टिकुलर गैस के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पर्टिकुलर प्रेशर में पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए कांस्टेंट होता है। यानी कि अगर सेम सॉल्यूट ऑफ गैसियस सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, सेम गैस का आप अलग अलग तरह के सॉल्वेंट्स में कॉम्बिनेशन करोगे तो उसका KH वेरी कर जाएगा, उसका KH वेरी कर जाएगा। अब हेनरी सर ने क्या किया, इन दैट केस नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए जिसके अंदर उन्होंने पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड वेरी किया और उसका रिलेशन स्टडी किया with the mole fraction of gas in the liquid। तो डेफिनेटली क्या पाया होगा इन्होंने पाया है एक स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन, तभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ ना, है ना। और अगर आपको KH की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, KH क्या है, हेनरीज कांस्टेंट। तो हेनरीज कांस्टेंट इक्वल टू पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन। अब आपको याद होगा छोटी क्लास में कि अगर दो कोऑर्डिनेट्स को डिवाइड करके कोई थर्ड क्वांटिटी मेजर करनी होती है तो हम कैलकुलेट करते हैं स्लोप। क्या कैलकुलेट करते हैं, स्लोप। तो सर आप सपोज स्लोप कैलकुलेट कर लो, टेंजेंट ड्रॉ करो इस पॉइंट पे, ये जो थीटा होगा दिस कुड बी हेनरीज कांस्टेंट। तो स्लोप इन अदर वर्ड्स tan theta, if theta is very very small can be written as theta, it is your Henry's constant, that is partial pressure upon mole fraction of the solute mole fraction of the gas या solute dissolved in a liquid। मैं बार बार इसीलिए लिख रहा हूं ताकि हम गलती बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी हमारे से कोई गलती ना हो जाए।
ठीक है मतलब यहाँ पे आप अगर हेनरीज कांस्टेंट की यूनिट को भी मेजर करना चाहो तो वो भी हो जाएगी KH इक्वल टू P बाय मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की क्या यूनिट होती है? यूनिटलेस। मोल फ्रैक्शन इज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यूनिटलेस। तो यहाँ पे जो प्रेशर की यूनिट होगी वही आपके हेनरीज कांस्टेंट की भी यूनिट होगी। यूनिट ऑफ KH शुड बी, प्रेशर की क्या क्या यूनिट होती है? ATM, बार, पास्कल, है ना, mm ऑफ मर्करी, कुछ भी जो भी हमें न्यूमेरिकल में दिया गया होगा तो वो डेफिनेटली किसकी यूनिट हो सकती है? साथ में KH की। ठीक है मतलब बाकी आप स्टडी करोगे, जैसे जैसे आप स्टडी करोगे न्यूमेरिकल वैसे वैसे आपको ये चीज अच्छे से समझ में आती जाएगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ पुत्र? चले हेनरीज कांस्टेंट के बारे में फर्दर स्टडी करने के लिए। अब जैसा मैंने आपको बताया कि हेनरीज कांस्टेंट जो है वो सेम गैस के लिए अलग अलग सॉल्वेंट में डिफर कर सकता है। तो एक पॉइंट तो इसका यही है, ठीक है, इसलिए हमने लास्ट में भी लिखा था। अब हम स्टडी करेंगे कि अगर आपको दो या दो से ज्यादा गैसेस का हेनरीज कांस्टेंट दे दिया और आपको पूछा कि किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, किसकी कम है, तो आप यहां से देखिए हेनरीज कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड। डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड। तो भैया अगर हेनरीज कांस्टेंट ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो बड़ा पॉपुलर सा एक एग्जांपल है, आपको जनरली सॉल्युबिलिटी दिया जाता है वाटर के अंदर है 20 डिग्री सेल्सियस फॉर से हीलियम गैस, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। आप सबको ये पहले ही पता है कि हीलियम ऑलमोस्ट इनर्ट है, हाइड्रोजन सॉल्युबल है, लेकिन ऑक्सीजन हाईली सॉल्युबल होता है इन वाटर, है ना। तो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे अगर आप वाटर के अंदर सॉल्युबल करोगे तब वहां पे अगर मैं KH और वाटर के अंदर ऐड करूंगा सपोज हीलियम, सपोज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और आपको इन तीनों गैसेस का हेनरीज कांस्टेंट दे रखा हो। हीलियम का हेनरीज कांस्टेंट होता है लगभग 144, हाइड्रोजन गैस का जो हेनरीज कांस्टेंट होता है हाइड्रोजन गैस का वो होता है अप्रोक्सीमेटली 70 to 75, इसका 35 ऑक्सीजन, ठीक है। और ये कब होगा? जब टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होगा, 30 to 35, ठीक है। सो KH that is Henry's constant in a particular solvent now is water at 20 डिग्री सेल्सियस भाई। तो यानी कि अगर टेम्परेचर वेरी करा, सॉल्वेंट वेरी करा तो KH भी वेरी कर सकता है, ठीक है। बट अभी हमारा क्वेश्चन ये है कि इन तीनों गैस की में से किसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है? बताओ आप। ऑक्सीजन की सर। क्यों? क्योंकि इसका KH काफी कम है, तो ये हाईली सॉल्युबल है, ये स्प्रैंगली सॉल्युबल होगा, ठीक है, और ये तो भाई साहब इनसॉल्युबल होगा, ठीक है ना, हीलियम इनसॉल्युबल। अब इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है एक्वेटिक एनिमल्स का। आप सब जानते हैं जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं स्पेशली, है ना, मछली वगैरह जितनी भी हैं, वो आप बताइए गर्म टेम्परेचर में ज्यादा अच्छा फील करेंगी या कोल्ड टेम्परेचर में? कोल्ड टेम्परेचर के अंदर टेम्परेचर कम तो सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की देखो ना, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेरी करेगा। अब लेट्स सपोज 20 डिग्री सेल्सियस पे बात करो, लेट्स सपोज, है ना, 20 डिग्री सेल्सियस इज अगेन कोल्ड टेम्परेचर, बढ़िया टेम्परेचर हो गया। तो 20 डिग्री सेल्सियस पे सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी होगी उतना ज्यादा आपके एक्वेटिक एनिमल्स को ऑक्सीजन मिलेगा। वाटर के अंदर से सॉल्युबल ऑक्सीजन ही वो लेते हैं ना, तो हम कह सकते हैं दैट एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल at cold temperature or moderate low temperature as compared to high temperature। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, लास्ट जो सेकंड फैक्टर मैंने बताया था टेम्परेचर वाला, उसको याद कीजिए। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। चले आगे। अब इससे पहले हम आगे चलें, इसके कुछ एग्जाम्पल स्टडी कर लेते हैं जहां पे आपको बताया जाएगा कि हेनरीज लॉ का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। प्रैक्टिकल
एप्लीकेशन क्या है? सबसे पहले हमारे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक है ना, उसमें क्या होता है, एक हाई प्रेशर पे आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोडा के ऊपर रखते हो, जिसकी वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। जैसे हम बॉटल को ओपन अप करते हैं तो हम वहां पे प्रेशर रिलीज कर देते हैं, तो प्रेशर रिलीज करने की वजह से वहां पे क्या होता है, जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज कर जाएगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। अभी देखो ना, आपने फॉर्मूला स्टडी तो किया, पार्शियल प्रेशर ऑफ पर्टिकुलर गैस अबव लिक्विड, दोबारा लिख रहा हूं, अबव लिक्विड is equal to Henry's constant into mole fraction of that gas in a liquid। तो इसका पहला एप्लीकेशन क्या है, फिश प्रोड्यूस इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। तो यहाँ पे हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख रहे हैं कि भैया प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, जिसकी वजह से वो जल्दी से बाहर आने की कोशिश करेगी इन द फॉर्म ऑफ बबल, और वहां पे प्रोड्यूस हो जाती है फिश। क्लियर हुआ? जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसमें ऐसे ही होता है ना, तो फिश प्रोड्यूस होती है जस्ट बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर। ठीक है बताओ। इसका दूसरा सबसे बढ़िया एग्जांपल है एप्लीकेशंस में, एनॉक्सिया प्रोड्यूसेस at high altitudes, at high altitude। जब पहाड़ों पे आप लोग जाते हो, यू विल फील कि नोजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, ठीक है ना। सही ढंग से बहुत ज्यादा हाइट्स पे चले जाओ तो फिर आपको कंफ्यूजन होती है कि यार पैर कैसे रखना था, टेढ़ा हो जाता है, मेंटल कंफ्यूजन होती है, दैट इज एनॉक्सिया। ठीक है ना, मेंटल कंफ्यूजन, टायर्डनेस, फीलिंग ऑफ नोजिया, दैट एवरीथिंग इज एनॉक्सिया। तो वो क्यों हुआ सर? अगेन ऑक्सीजन की कमी की वजह से। क्यों? जैसे जैसे आप हाई ऑल्टीट्यूड्स पे गए, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, प्रेशर डिक्रीज होगा तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर डिक्रीज कर जाएगी, आपको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ब्रेन को जब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो फिर एनॉक्सिया फील होगा। ठीक है पुत्र। थर्ड, स्कूबा डाइवर्स, ये बड़ा यूज एग्जांपल आता है सीबीएसई में। स्कूबा डाइवर्स फील्स पेन, एक्सट्रीम पेन when they come back to the surface of लिक्विड या सरफेस ऑफ सी का। ठीक है, अभी मैं बताता हूं फिर इससे ये हुआ क्या और फिर इससे बचाने के लिए हम करते क्या है। देखिए, जैसे जैसे स्कूबा डाइवर्स ऑक्सीजन का गैस लेके, है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर को लेके वो जाते हैं डीप इनटू द सी, तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे वाटर का लेयर बढ़ता जाएगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो वो जो ऑक्सीजन वो इनहेल कर रहे हैं उसकी सॉल्युबिलिटी उनके ब्लड में बढ़ जाती है। यहां तक कोई इशू नहीं है। इशू आता है जब डीप सी डाइवर्स या स्कूबा डाइवर्स जब बाहर आते हैं, डीप सी डाइवर्स या स्कूबा डाइवर्स जब बाहर आते हैं तो प्रेशर फिर डिक्रीज होना शुरू होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होनी शुरू होगी। तो जो उनकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन या हवा में नाइट्रोजन अवेलेबल होती है, तो जो भी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन उनके ब्लड में डिसॉल्व होती है वो बाहर आने की कोशिश करेगी, और वो जब बाहर एकदम से आती है तो वो आती है इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, और वो बबल्स बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पेन प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम बेंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंड्स। ठीक है, तो इसको सॉल्व आउट करने के लिए हम कुछ इनर्ट गैस ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके ऐड करते हैं स्कूबा डाइवर्स के। तो हीलियम गैस होगी जैसे हमने स्टडी किया ना, तो उसको मिक्स करके हम स्कूबा डाइवर्स को ऑक्सीजन गैस देते हैं ताकि सॉल्युबिलिटी मेंटेन रहे, क्योंकि हीलियम गैस इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन नेचर। सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट द हेनरीज लॉ एंड सॉल्युबिलिटी। इसके एक दो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।